हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉनिक प्रोजेक्शन देखा था हमने, और एजीमुथल और जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में देखा था। तो बेसिकली हमने दो टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन है मैप प्रोजेक्शन का वो देख लिया हमने। एक तो डेवलपमेंट सरफेस यूज्ड के बेसिस पे, और हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो आज हम पहले फर्दर दो क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक तो प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो होता है उनका फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो देखेंगे, और फिर हम आप पोजीशन और लाइट सोर्स के बेसिस पर जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो मेनली जैसे यूटीएम हो गया, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, पॉलीगॉनिक प्रोजेक्शन हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्शंस प्रॉपर्टी जो हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं उससे रिलेटेड हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो तीसरा क्लासिफिकेशन है मैप प्रोजेक्शन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज। तो प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जैसे हमारे पास शेप होता है, हमारे पास एरिया होता है हमारे पास, और स्केल होता है, तो कौन सी चीज़ हम करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्शन के अंदर, तो उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज क्या है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज मैप प्रोजेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ट्रू शेप प्रोजेक्शन एंड ट्रू स्केल और इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि जो इनका दूसरा नाम है इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इक्वल एरिया वाले प्रोजेक्शन को हम होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द एरियाज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई द सच प्रोजेक्शन। तो नाम से आपको पता चल रहा है इक्वल एरिया मतलब कि प्रोजेक्शन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ का जो एरिया होता है वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रू शेप प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ट्रू शेप का मतलब है कि जो शेप्स हैं हमारे पास रीजन्स के या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ को प्रोजेक्शन के अंदर करेक्टली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्शंस डेट मेंटेन करेक्ट स्केल, उसको हम ट्रू स्केल प्रोजेक्शन कहते हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि प्रोजेक्शन जो है वो स्केल को प्रॉपरली करेक्टली मेंटेन नहीं कर सकता थ्रू आउट। तो करेक्ट स्केल कैन ओनली बी मेंटेन्ड अलोंग सम पैरेलल मेरिडियन। तो हर एक जगह हमारे पास स्केल को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बट हमारे पास कुछ पैरेलल या मेरिडियन के अलोंग करेक्टली स्केल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू स्केल और इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका नहीं है इतना नाम, इसको हम ट्रू स्केल प्रोजेक्शन नहीं कहते हैं, बट आपको इक्वल एरिया जो कि होमोलोग्राफिक कहा जाता है, ट्रू शेप जो कि यहाँ पर ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थर्ड था हमारे पास जो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था। फोर्थ है हमारे पास पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन देखे थे उसमें हमारे पास जो इल्यूमिनेशन ऑफ ग्लोब था उसके बेसिस पे प्रोजेक्शन किया जाता था हमारे पास। ठीक है, कन्वर्ट किया जाता 3D सरफेस जो ग्लोब है हमारे पास उसको 2D सरफेस में। तो जो इल्यूमिनेटिंग करता है हमारे पास उस सोर्स को क्या कहते हैं, लाइट सोर्स को। ठीक है, उसकी प्लेसिंग के बेसिस पे, मतलब कि वो कहाँ पे प्लेस किया गया है, सेंटर पे किया गया है या वहाँ पर किसी अनदर अपोजिट पॉइंट पे किया गया है या फिर इन्फाइनाइट पे किया गया है, तो उसकी पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो प्लेसिंग लाइट सोर्स इल्यूमिनेटिंग द ग्लोब एट डिफरेंट पोजिशंस रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्शन, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तीन हमारे पास नोमोनोमिक प्रोजेक्शन है हमारे पास कि जब लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट है वो प्लेस किया जाता है एट द सेंटर ऑफ ग्लोब। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्लोब पे हमारे पास लाइट है और फिर हमारे पास इसको इल्यूमिनेट किया गया। तो ये हमारे पास किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास एजीमुथल का है, एक शीट ले लिया हमारे पास फ्लैट। तो कंसेंट्रिक सर्कल से जो है वो लैटिट्यूड हो गए, ठीक है, पैरेलल्स हो गए हमारे पास, और लॉन्गिट्यूड से जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गई जो कि सेंटर से पास करती है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नोमोनोमिक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट सेंटर के ऊपर प्लेस किया जाता है। दूसरा हमारे पास स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसमें सोर्स ऑफ लाइट जो प्लेस किया जाता है एट द पेरिफेरी ऑफ ग्लोब, पेरिफेरी ऑफ ग्लोब और डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट एट विच डेवलपेबल सरफेस टचेज द ग्लोब। तो यहाँ पे डेवलपेबल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे डेवलपेबल सरफेस है, यहाँ पे डेवलपेबल सरफेस है। तो लाइट ऑफ सोर्स जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेस किया गया पॉइंट पे, और इसके बेसिस पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें फिर फर्दर उसका रिप्रेजेंटेशन है भाई कंसेंट्रिक सर्कल और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है जब लाइट ऑफ सोर्स जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारे पास
डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेस किया जाता है पेरिफेरी ऑफ द ग्लोब पर। तीसरा है वहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट जो रहता है वो प्लेस किया जाता है एट द इन्फाइनाइटी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे लाइट ऑफ सोर्स है और फिर वहाँ से जब इन्फाइनाइट से हमारे पास सोर्स लाइट की जो रेज आती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं यहाँ पास ग्लोब के, तो यहाँ पे क्या सारी जो लाइट रेज होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ सोर्स था तो वहाँ से पैरेलल नहीं हुई, एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पर सेंटर ऑफ अर्थ था तो यहाँ पर अलोंग द पेरिफेरी कन्वर्जेंट हो रही थी यहाँ पर लाइट रेज। बट जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट पैरेलल होता है तो लाइट रेज क्या है वहाँ पर पैरेलल, लाइट ऑफ सोर्स जो है इन्फाइनाइट पे होता है तो लाइट रेज जो है वो वहाँ पर पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये किस केस में होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर होता है। तो आपको नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है, ऑर्थोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक और नोमोनोमिक प्रोजेक्शन। ठीक है, नोमोनोमिक नहीं है, नोमोनिक प्रोजेक्शन है, नोमोनिक प्रोजेक्शन है। तो ऑर्थोग्राफिक के बारे में हम बात कर रहे थे कि व्हेन द लाइट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम द ग्लोब अपोजिट टू द पॉइंट एट विच डेवलपेबल सरफेस टचेज द ग्लोब। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा कि कंसेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि ये तो वहाँ पर डेवलपमेंट सरफेस यूज के बेसिस पे वहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन था। बट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इनको फर्दर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास नोमोनिक प्रोजेक्शन क्या है, हमारे पास पोजीशन जो लाइट सोर्स की है वो सेंटर पर है हमारे पास। ठीक है, जो कि कन्वर्जेंट हो रही है लाइट रेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द ग्लोब। और यहाँ पे हमारे पास अपोजिट टू द डेवलपेबल सरफेस एट द पेरिफेरी ऑफ ग्लोब। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज जो है वो फिर से निकल रही है यहाँ पर एक पॉइंट से, तो ये स्टीरियोग्राफिक है, ये नोमोनिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक के अंदर क्या होता है, जो लाइट सोर्स है वो पोजीशन जो उसकी है वो इन्फाइनाइट पर है तो लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं वहाँ पर। ठीक है, ये स्पेशल केस है यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक का। तो हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन देखा जो 4 तरीके से था अब तक के वीडियो लेक्चर में। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट मैप प्रोजेक्शंस हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यूटीएम में, आप इसका प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास यूटीएम से रिलेटेड बनते हैं। तो यूटीएम की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। ठीक है, तो मर्केटर तो हमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से मिल जाता है, लेकिन ट्रांसवर्स रहता है हमारे पास। ट्रांसवर्स जैसे नॉर्मल में हमने देखा था कि वो इक्वेटर को टच करता है ग्लोब पर, मतलब इक्वेटर के ऊपर टच करता है ग्लोब को। लेकिन ट्रांसवर्स जब रहेगा हमारे पास तो सिलेंडर जो रहता है वो किसी लैटिट्यूड या मेरिडियन को टच करता है, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन को टच करता है हमारे पास, या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लाइन ऑफ टेंजेंसी रखता है हमारे पास लॉन्गिट्यूड के ऊपर। तो इसमें देखते हैं हमारे पास यूटीएम प्रोजेक्शन डिवाइड्स द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू नंबर ऑफ जोन्स। तो इसके अंदर पहले यूटीएम के बारे में हम आगे भी बढ़ेंगे, बट इसमें जो है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको समझना है कि जब हमारे पास यूटीएम बन के आ गया, जो प्रोजेक्शन आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यूटीएम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। यूटीएम प्रोजेक्शन क्या करता है, अर्थ को डिवाइड करता है नंबर ऑफ जोन्स में, और हर एक जोन जो रखता है वो 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रखता है। तो हमें पता है कि टोटल कितना है लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंट, यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, वेस्ट में, और यहाँ पे 180 डिग्री है वेस्ट में। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से रहते हैं लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये 180 डिग्री कितना हो गया, टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, और हर एक जोन जो है वो 6 डिग्री का एक्सटेंट रखता है। तो टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितने हो गए, 60 जोन्स हो गए वापस। तो यूटीएम जो है वो पूरे अर्थ को नंबर ऑफ जोन्स कितने 60 जोन्स में डिवाइड कर देता है, और हर एक जोन जो है वो 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रखता है। ठीक है, ये याद रखना है। ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन विद ए सेंट्रल मेरिडियन इन द सेंटर ऑफ जोन। सेंट्रल मेरिडियन क्या सेंटर पे होता है हमारे पास। ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड हमारे पास 180 डिग्री क्या होता है वेस्ट तक रहता है, और राइट साइड हमारे पास क्या है 180 डिग्री ईस्ट तक। टोटल कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। बट नॉर्थ की बात करते हैं और साउथ की बात करते हैं तो यूटीएम जोन्स जो होते हैं वो साउथ के केस में 80 डिग्री तक जाते हैं, और नॉर्थ के केस में हमारे पास 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यूटीएम जोन्स एक्सटेंड फ्रॉम 80 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 84 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, द जोन्स आर नंबर्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि जोन की नंबरिंग रहती है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ जोन 60 हैं, तो 60 जो नंबर ऑफ जोन्स हैं वो
स्टार्ट होते हैं वेस्ट टू ईस्ट, 1 2 3 4 5 6, और इन्हीं जोन्स के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी बनते हैं वहाँ पर यूटीएम के ऊपर। हमारे पास जो गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ जोन कौन सा कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड में लाई करेगा वहाँ पर, तो वो आपको किससे निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 6 डिग्री करके, और नंबरिंग आपको कहाँ से करनी पड़ेगी, वेस्ट से करनी पड़ेगी, जो कि 180 डिग्री होता है वहाँ पर वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन 1 है वो हमारे पास वेस्ट में होता है। अभी हम फिगर के अंदर भी देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बट थ्योरी में भी मैं आपको बार बार समझा दे रहा हूँ, जिससे कि हम फिगर के टाइम पे देखेंगे तो ये सारी थ्योरी वहाँ पे अपने आप कवर हो जाएगी। तो फर्स्ट जो होता है जोन वो बिगिन होता है हमारे पास वेस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में, और इंटरनेशनल डेट लाइन का कहते हैं उसको। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पर यूटीएम जो होता है वो वेरी कॉमन प्रोजेक्शन होता है। यूटीएम जो बनाया जाता है वो ट्रांसफॉर्म मर्केटर प्रोजेक्शन, जो कि हमें पता है कि सिलेंडर टर्न ऑन इट्स साइड हमारे पास। ठीक है, तो टर्न कर देते हैं हमारे पास सिलेंडर को, ये हमारे पास ग्लोब है और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल की पोजीशन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें डेटम्स यूज किए जाते हैं, जैसे NAD27 हो गया, NAD83 डेटम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इनके बेसिस पर जो प्रोजेक्शन बनते हैं, UTM83 बन गया हमारे पास, और NAD27 का यूज करते हैं तो UTM27, मतलब डिफरेंट डेटम के बेसिस पर UTM का डिफरेंट फॉर्म मिलता है हमारे पास। कॉमन प्रोजेक्शन फॉर फेडरल डेटा है हमारे पास, यूटीएम जो होता है वो कॉमन प्रोजेक्शन है फेडरल डेटा के लिए। उसके बाद यूटीएम जो डिवाइड करता है लैटिट्यूड के केस में 84 डिग्री नॉर्थ से लेके, जैसे अब हम यहाँ पे फिगर के साथ समझते हैं कि 84 डिग्री नॉर्थ तक जाता है हमारे पास, और 80 डिग्री साउथ तक जाता है हमारे पास। ठीक है, इस फिगर को हम क्लियरली अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं हम जून। तो डिवाइड करते हैं 84 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री साउथ में इंटू 60 जोन्स, ईच ऑफ विच कवर 6 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। जोन 1 बिगन्स एट इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में समझते हैं। यूटीएम का हमारे पास है शीट है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, रेक्टेंगुलर शीट रहेगी, और जो हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेंगे वो ग्रिड पैटर्न में रहेंगे और स्ट्रेट लाइन रहेंगे हमारे पास। और जैसे जैसे हमारे पास इक्वेटर से दूर जाते हैं हमारे पास, वैसे वैसे जो इनका गैप रहता है पैरेलल्स का वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी है। अब हम यूटीएम के ऊपर आ जाते हैं कि सबसे देखिए हमारे पास इसमें इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये हो गई 180 डिग्री नॉर्थ, जो कि जोन 1 है हमारे पास, और इसमें सेंट्रल मेरिडियन होता है। सेंट्रल मेरिडियन हमारे पास क्या है, 0 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 0 डिग्री, ये हमारे पास सेंट्रल मेरिडियन रहेगा। अब इस वाले मेरिडियन से जो सेंट्रल मेरिडियन है उसके राइट हैंड साइड 180 डिग्री ईस्ट होता है। 180 डिग्री मतलब 30 जोन इधर होते हैं और 30 ही जोन हमारे पास इधर रहते हैं वेस्ट साइड में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो बनता है कि जब लॉन्गिट्यूड जो हमारे पास है 30 डिग्री से लेके, या फिर आप 35 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का यूटीएम जोन निकालो, इसको कैसे निकालोगे। तो हमें पता है कि 30 नंबर ऑफ जोन तो हमारे पास ऑलरेडी 0 डिग्री तक आ गए। ठीक है, मतलब कि 30 नंबर ऑफ जोन्स तो हम देख सकते हैं यहाँ से 30 नंबर ऑफ जोन्स तो वेस्ट के हो गए हमारे पास, उसके बाद 0 डिग्री आया हमारे पास। अब यहाँ से आपको 35 डिग्री जाने के लिए डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि एक जोन का जो है वो 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड रहता है। तो यहाँ पे 5 तो डायरेक्टली आ ही जाएंगे, और छठे जोन में हमारे पास क्या पड़ेगा, ये 35 डिग्री ईस्ट पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 36 डिग्री तक हमारे पास कौन सा नंबर ऑफ जोन है, 36 नंबर है। तो कैलकुलेशन के बेसिस पर 30 जो नंबर ऑफ जोन्स आए वो 0 डिग्री तक आ गए हमारे पास। ठीक है, 35 डिग्री ईस्ट का निकाल रहे हैं हमारे पास। उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट तक 5 जोन आ गए, और 36 डिग्री ईस्ट तक हमारे पास 6 जोन हो जाएंगे। मतलब छठे जोन में जो है वो पड़ेगा वो मतलब एक और जोन आएगा, तो छठे जोन में हमारे पास क्या पड़ेगा, 35 डिग्री ईस्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आप 6 डिग्री इंक्रीज करते जाइए, बट आपको याद एक चीज़ रखनी है कि वेस्ट दे रखा है या ईस्ट दे रखा है। अगर यही हमारे पास 35 डिग्री वेस्ट दिया होता तो ये कौन से जोन में आया था, सिंपली आपको 6 से डिवाइड करना था। तो 0 से 6 डिग्री तक हमारे पास जो वेस्ट रहेगा वो फर्स्ट जोन में रहेगा, फिर 6 से 12 डिग्री जो रहेगा आप देख सकते हो इसके अंदर भी उल्टा हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब 0 से 6 डिग्री जो वेस्ट रहेगा वो
30th जोन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 से 12 डिग्री जो रहता है, यही चीज़ समझने के लिए हमारे पास इस फिगर में दे रखा है 0 से 6 30 जोन में, फिर हमारे पास 29 में, फिर 28 में। तो यहाँ से आपको रिवर्स करना पड़ेगा, बट ईस्ट में पूछा जाएगा तो 30 के अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे वो नंबर ऑफ जोन्स डिवाइडेड बाई 6 करके। तो यही चीज़ है, अगर 35 डिग्री वेस्ट का हम नंबर ऑफ जोन निकालते हैं तो वो इस जोन में लाई करेगा, वो हो जाएगा 25 नंबर ऑफ जोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ जोन अगर 35 डिग्री वेस्ट का निकालते हैं तो 25 आएगा, अगर 35 डिग्री ईस्ट का निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 नंबर ऑफ जोन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको 6 से डिवाइड करके ईस्ट और वेस्ट का ध्यान देना है, ठीक है। और एक और चीज़ हमें नहीं पता चली है कि ये जो वेस्ट साइड रहता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होना है, वहाँ पर 0 डिग्री का है 30 जोन के पास होता है, ठीक है। तो इस यूटीएम फिगर में हम अच्छे से देख सकते हैं। तो यूएस यूटीएम जोन है हमारे पास यूएस के, जो कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर ऑफ जोन के अंदर यूएस जो है वो कवर किया जाता है। वो उसके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बेसिस पे कवर है, ठीक है। 6 डिग्री के बेसिस पे वहाँ पर नंबर ऑफ जोन्स कितने अवेलेबल हैं यूएस में, वो उस फिगर में गिवन था। तो हर एक कंट्री का हम निकाल सकते हैं इजीली उसका लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोजेक्शन सिस्टम्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केटर प्रोजेक्शन, इनकी मेनली हमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है। मोस्टली तो हमने देख लिए हैं, बस हमें पता होना चाहिए कौन से टाइप ऑफ प्रोजेक्शन का यूज करके हमने इनको बनाया है, और उसके बेसिस पर जितनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो सिमिलर रहेंगी। जैसे हम सबसे पहले मार्केटर प्रोजेक्शन की ही बात करते हैं, तो इसमें देखिए हमारे पास जेरेडस मार्केटर इन 1569 इन्वेंटेड दिस प्रोजेक्शन, और ये जो प्रोजेक्शन है वो सिलेंड्रिकल से बनता है। तो पैरेलल और मेरिडियन जो रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन रहेंगे, मेरिडियन जो इंटरसेक्ट करेंगे पैरेलल्स को राइट एंगल पे करेंगे, क्योंकि ग्रिड ऑफ पैटर्न रहता है वहाँ पर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मेरिडियंस जो इंटरसेक्ट करती हैं पैरेलल पे एट राइट एंगल, डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस रिमेन्स द सेम बट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल इंक्रीज टुवर्ड द पोल। तो इसमें हमने ये चीज़ भी देखी थी कि इक्वेटर से दूर जैसे ही हम जाते हैं तो पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है वहाँ पास, ठीक है, टुवर्ड द पोल जब हम जाते हैं। द लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन द ग्लोब, वेयर एज अदर पैरेलल्स आर ड्रॉन लॉन्गर देन what they are on the globe. Therefore the scale along the equator is correct but is incorrect for other parallels. तो ये चीज़ है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो एरिया भी हमारे पास स्ट्रेच करता है हमारे पास। तो जो ओरिजिनल जो इसका ट्रू साइज है वो लार्ज साइज इंक्रीज होता है, मतलब विजुअलाइज होता है हमारे पास उस प्रोजेक्शन के ऊपर। तो वही चीज़ बताई गई है कि इक्वेटर से जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास लॉन्गर ड्रॉन होता है वहाँ पर पैरेलल्स, और जो भी एरिया है वो लार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन याद रखना है मर्केटर प्रोजेक्शन के टाइम पे, और वही ट्रांसफर हो जाता है जैसे हमने यूटीएम के केस में देखा। तो मर्केटर प्रोजेक्शन का ट्रांसफर जो सिस्टम रहता है वो यूटीएम रहता है, बट यूटीएम से रिलेटेड काफ़ी अदर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने अभी देखी थी, ठीक है। तो एज स्केल वेरीज फ्रॉम पैरेलल टू पैरेलल एंड इज एग्जैगरेटेड टुवर्ड्स द पोल, द शेप ऑफ लार्ज साइज कंट्रीज आर डिस्टोर्टेड मोर टुवर्ड्स पोल एंड लेस टुवर्ड्स इक्वेटर, हाउएवर शेप्स ऑफ स्मॉल कंट्रीज आर प्रिजर्व्ड। तो हमें पता है कि पोल के पास जाते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो जो कंट्रीज का शेप है वो लार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है वापस ट्रांसपोर्ट मर्केटर प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो स्मॉल कंट्रीज का शेप है उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन में। इमेज ऑफ पोल्स आर एट इन्फिनिटी, हमें पता है पोल दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्शंस हैं वो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, वो ग्लोब के ऊपर क्या होते हैं कन्वर्जेंट करते हैं एक पॉइंट से हमारे पास साउथ और नॉर्थ पोल पे हमारे पास। बट इस केस में जो प्रोजेक्शन रहता है मर्केटर प्रोजेक्शन या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, इसमें हमारे पास पोल को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, हमारे पास माना जाता है इन्फिनिटी पर अवेलेबल है, ठीक है। कॉमनली यूज फॉर नेविगेशनल, अब इसका यूज़ देख लीजिए, एप्लीकेशन है मर्केटर प्रोजेक्शन का हम नेविगेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओशियन करेंट्स और विंड डायरेक्शन के लिए आर शोन ऑन दिस प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था मर्केटर प्रोजेक्शन से रिलेटेड था। अब दूसरा उसी का पार्ट है ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन। तो इस केस में हमारे पास जो सिलेंड्रिकल टेंजेंट रखेगा वो सेंट्रल मेरिडियन से रखेगा, क्योंकि हमें पता है जब नॉर्मल केस था हमारे पास वो मर्केटर प्रोजेक्शन था, उसमें हमारे पास इक्वेटर के साथ टेंजेंट पॉइंट था हमारे पास। बट ट्रांसवर्स मर्केटर में जो सिलेंडर रखेगा अपने लाइन ऑफ टेंजेंसी वो
सेंट्रल मेरिडियन के साथ रखेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ टेंजेंसी रहेगी। तो सेंट्रल मेरिडियन के साथ रहती है वहाँ पर ट्रांसवर्स मर्केटर में। दिस प्रोजेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्टिंग द स्फीयर ऑन टू ए सिलेंड्रिकल टेंजेंट टू ए सेंट्रल मेरिडियन। इस केस में हमारे पास प्रॉपर्टीज लगभग वही रहेंगी कि जो पैरेलल्स हैं हमारे पास या फिर मेरिडियंस हैं वो स्ट्रेट लाइन से प्रोजेक्ट किए जाते हैं। अदर पैरेलल मेरिडियंस आर प्रोजेक्टेड एज कर्व्स। तो इस केस में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि जब हम ट्रांसवर्स मर्केटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन रहेगा कि जब आप विजुलाइज करोगे इसको तो जिसके साथ मेरिडियन अवेलेबल है हमारे पास, जो सेंट्रल मेरिडियन के साथ लाइन ऑफ टेंजेंसी है, ये वाला करेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। आप मान लीजिए इसमें इल्यूमिनेट करते हो, ठीक है, जो लाइट सोर्स है, और फिर उसको आप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के ऊपर विजुलाइज करते हो, तो ये जो मेरिडियंस हैं ये आर्क ऑफ सर्कल मतलब कि आर्क्स में रिप्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है। और जो इसके ऊपर पैरेलल्स अवेलेबल हैं वो भी आर्क से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे वहाँ पर लाइन ऑफ टेंजेंसी है जो कि सेंट्रल मेरिडियन है। मतलब ये जो सेंट्रल मेरिडियन है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसके अलावा जितने भी वो हमारे पास आर्क से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इस फिगर में देखते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स मर्केटर है इसमें सेंट्रल मेरिडियन जहाँ पे वहाँ पर लाइन ऑफ टेंजेंसी है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड है, और बाकी जितने भी मेरिडियंस हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो आर्क से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास पैरेलल्स हैं वो सभी आर्क से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना ट्रांसवर्स मर्केटर के केस में कि सेंट्रल मेरिडियन जो है या फिर लाइन ऑफ टेंजेंसी जहाँ पर है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उसके अलावा अदर पैरेलल मेरिडियंस जो हैं वो कर्व से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द मेरिडियंस है पैरेलल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। बट इसमें एक चीज़ और है कि जब इंटरसेक्शन रहता है वहाँ पर, तो चाहे भले वो कर्व्स रहे, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि जो इंटरसेक्शन है पैरेलल और मेरिडियंस का वो 90 डिग्री है या फिर राइट एंगल्स पे इंटरसेक्शन रहता है। स्मॉल शेप्स आर मेंटेन्ड बट लार्जर शेप्स डिस्टॉर्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन। तो जैसे जैसे हम सेंट्रल मेरिडियन से दूर जाएंगे या लाइन ऑफ टेंजेंसी से दूर जाएंगे वो वहाँ पर डिस्टॉर्शन इंक्रीज होता रहता है, खास करके हमारे पास जब लार्ज शेप के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। द एरिया डिस्टॉर्शन इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लाइन ऑफ टेंजेंसी या सेंट्रल मेरिडियन से दूर जाते हैं तो डिस्टॉर्शन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। यूज टू पोर्ट्रे एरियाज विद लार्ज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ब्रिटिश नेशनल ग्रिड इज बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्शन ओनली। तो जनरली हमारे पास जो इसका एप्लीकेशन है वो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट को, एरिया जो नियर बाई है उसको पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स मर्केटर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि ओनली सेंट्रल मेरिडियन जो कि लाइन ऑफ टेंजेंसी रहती है, ठीक है, टेंजेंट टू ए सेंट्रल मेरिडियन रहता है, तो सेंट्रल मेरिडियन और इक्वेटर है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अदर पैरेलल मेरिडियंस हैं वो कर्व से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। और हर एक जो मेरिडियन और पैरेलल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज़ है हमारे पास कि जैसे जैसे फार अवे जाएंगे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन या टेंजेंट से तो डिस्टॉर्शन इंक्रीज होता रहेगा। अब देखिए हमारे पास पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन होता है जिसमें हम मानते हैं कि नंबर ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ कोन्स हमारे पास ओन स्टैंडर्ड मेरिडियन ओन स्टैंडर्ड पैरेलल को टेंजेंट बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन है जैसे पॉलीगोनिक का हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है। पहले हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं फिर हम फिगर से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास। इसमें देखिए हमारे पास पैरेलल्स आर आर्क्स ऑफ सर्कल विद डिफरेंट सेंटर्स। इसमें जो लैटिट्यूड्स हैं वो आर्क ऑफ सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिनका सेंटर जो है वो डिफरेंट होता है। अब देखिए फिगर में हम समझ लेते हैं कि हर एक जो पैरेलल है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है आर्क ऑफ सर्कल से, बट ये कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं है। इनका क्या है, जो सेंटर है वो डिफरेंट है हर एक उसका पैरेलल का। तो हम इसको जब हम इसको सर्कल बनाएंगे इसका सेंटर अलग रहेगा, इसको बनाएंगे तो इसका जो पॉलीगोनिक के केस में रहता है वो कंसेंट्रिक सर्कल का नहीं रहता, आर्क ऑफ सर्कल रहता है, और हर एक सर्कल जो है वो डिफरेंट सेंटर पॉइंट रखता है हमारे पास, ठीक है।
उसके अलावा हमारे पास ईच पैरेलल इज ए स्टैंडर्ड पैरेलल दैट इज ईच पैरेलल इज डेवलप्ड फ्रॉम ए डिफरेंट कोन। तो हमने देखा था कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कोन्स ये मानता है जो कि हर एक अपना स्टैंडर्ड पैरेलल रखता है। तो उसी के बेसिस पे जब हम पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन देखते हैं तो हर एक पैरेलल जो है वो स्टैंडर्ड पैरेलल होता है जो कि डिफरेंट या फिर डिफरेंट कोन से हमारे पास डेवलप किया जाता है। ठीक है, इक्वेटर इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रेट लाइन एंड पोल एज ए पॉइंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन में हमारे पास जो इक्वेटर रहता है, बाकी अदर पैरेलल का हम मान सकते हैं कि कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि डिफरेंट सेंटर पॉइंट रखते हैं, बट जो इक्वेटर रहता है वो स्ट्रेट लाइन रहता है हमारे पास। ठीक है, हम देख सकते हैं पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन में। उसके अलावा ये जो पोल्स रहते हैं वो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि इक्वेटर जो है वो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोल जो है वो वहाँ पर पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाते हैं। तो अब तक हमने पैरेलल का देखा, पैरेलल आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग द सेंट्रल मेरिडियन बट द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन। उसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए कि ये जो अलोंग द सेंट्रल मेरिडियन है, इनके बीच का जो गैप है, पैरेलल्स के बीच का जो गैप है वो इक्वल है हमारे पास। और जैसे जैसे हम सेंट्रल मेरिडियन से दूर जा रहे हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। तो अलोंग द सेंट्रल मेरिडियन जो गैप होता है बिटवीन द पैरेलल्स, ठीक है, लैटिट्यूड, वो इक्वल होता है। और जब फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन जाते हैं तो उनके बीच का गैप जो है वो इंक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन के, आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्केल इज करेक्ट अलोंग एवरी पैरेलल, क्योंकि वन स्टैंडर्ड पैरेलल है और हर एक पैरेलल जो है वो हमारे पास डेवलप किया गया है अपने डिफरेंट कोन से, क्योंकि मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोन्स यूज किया जाता है जो कि स्टैंडर्ड पैरेलल प्रोवाइड करती हैं, और वही हमारे पास स्टैंडर्ड पैरेलल रिप्रेजेंट किए जाते हैं पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने देखा है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग जो रिप्रेजेंटेशन रहता है या फिर स्केल या साइज जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्केल जो है वो करेक्ट होता है अलोंग द एवरी पैरेलल। ठीक है, सेंट्रल मेरिडियन इंटरसेक्ट्स ऑल पैरेलल एट राइट एंगल, क्योंकि हमारे पास क्या गैप भी हमारे पास सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग जो पैरेलल्स का रहता है वो इक्वल रहता है। तो ये जो पैरेलल्स हैं सेंट्रल मेरिडियन जो है वो इनको राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो अलोंग सो डेट द स्केल अलोंग इट इज करेक्ट, स्केल भी जो होता है वो करेक्ट रहता है अलोंग द सेंट्रल मेरिडियन। अदर मेरिडियंस आर कर्व्ड एंड लॉन्गर देन corresponding meridians on the globe and so scale along meridian increases away from the central meridian। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, एक तो इक्वेटस वहाँ पर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और सेंट्रल मेरिडियन भी इक्वल। तो उसके अलावा जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो कर्व से रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग ट्रू स्केल रहता है हमारे पास। ठीक है, बट जैसे ही हमारे पास सेंट्रल मेरिडियन से अलोंग दूसरी मेरिडियंस पे जाते हैं, अदर मेरिडियंस पे जो कि आर्क से रिप्रेजेंट है हमारे पास, कर्व से रिप्रेजेंटेड है, तो इनका जो डिस्टोर्शन है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन। और इसमें हमने देखा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट मतलब पैरेलल्स का जो है वो कर्व्स ऑफ सर्कल है जो कि डिफरेंट सेंटर पॉइंट रखते हैं हमारे पास अलोंग द सेंट्रल मेरिडियन, इक्वल गैप रहता है। ठीक है, जो कि राइट एंगल पे कट करती हैं एक दूसरे को, सेंट्रल मेरिडियन जो है वो पैरेलल्स को राइट एंगल पे कट करती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का। और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हमारे पास कि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिकल शीट्स फॉर स्मॉल एरियाज। तो टोपो शीट बनाने के लिए पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए हमने यूटीएम के बारे में समझा था, फिर से हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे हमने सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग जो फैक्टर रहता है स्केल फैक्टर 0.9996, उसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है हमारे पास गेट एग्जाम में। तो यूटीएम के बारे में जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है इस लेक्चर के अंदर, फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं कि यूटीएम जो बनता है हमारे पास पर्टिकुलर ट्रांसवर्स मर्केटर मैप है जो कि रिप्रेजेंट करता है हर एक जोन को। इट्स सेंट्रल मेरिडियन रनिंग नॉर्थ टू साउथ डाउन टू द सेंटर ऑफ द जोन। तो सेंटर ऑफ जोन में हमारे पास क्या रहता है, सेंट्रल मेरिडियन रहता है, उस जो कि 30 जोन्स को रिप्रेजेंट करने के बाद 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 180 डिग्री जो रहता है वो वेस्ट में रहता है जो कि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो
आपको नंबर ऑफ जोन निकालने के लिए वेस्ट का रहेगा तो 30 से माइनस करने पड़ेंगे जोन्स, ठीक है, लेकिन ईस्ट के रहेंगे तो 30 में प्लस करने पड़ेंगे, जो कि 180 डिग्री ईस्ट तक रहता है। उसके बाद हमने देखा कि 80 डिग्री साउथ से लेके 84 डिग्री नॉर्थ तक हमारे पास एक्सटेंड रहता है, और हर एक जोन का जो है वो 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड रहता है। टोटल नंबर ऑफ जोन्स कितने हो गए हमारे पास? 60 जोन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं कि दिस मीन्स डैट नो पोर्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर जोन इज वेरी फार फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द ट्रांसवर्स मर्केटर मैप डैट इज यूज टू डिपिक्ट द जोन। तो इस केस में आप देख सकते हो कि इसमें बोला गया है कि ये जो नंबर ऑफ जोन्स हम डिवाइड करते हैं 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, तो इसका अगर हम सेंट्रल मेरिडियन निकालते हैं, ठीक है, तो एनी पर्टिकुलर जोन इज फार फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन, इसका सेंट्रल मेरिडियन करेंगे तो 6 डिग्री का आधा कितना, 3 डिग्री इधर और 3 डिग्री इधर। तो सेंट्रल मेरिडियन के अलॉन्ग क्या होता है? डिस्टॉर्शन कम देखने के लिए मिलता है। तो यूटीएम के अंदर जो 6 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल वाइड रहता है, नो पोर्शन ऑफ यूटीएम जोन इज मोर देन 3 डिग्री लॉन्गिट्यूडल फ्रॉम द सेंट्रल जोन सेंट्रल मेरिडियन। तो जब हम हर एक जोन को फर्दर सेंट्रल जोन में डिवाइड करते हैं वापस, ठीक है, सेंटर ऑफ जोन से नॉर्थ टू साउथ डाउन, तो सेंट्रल मेरिडियन रहेगा हर एक जोन का, जो कि 3 डिग्री एक्सटेंट रखेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये यूटीएम की एक स्पेशल केस है हमारे पास। Since the distortion in the transverse Mercator map is relatively low near the map central meridian, the result of this close proximity to the map central meridian is that the transverse Mercator map used to depict each zone within the coordinate system contains relatively little distortion। तो जो एक्सटेंट पहले 6 डिग्री का हो गया था हमारे पास, ठीक है, अब सेंट्रल मेरिडियन के थ्रू क्या 3 डिग्री इधर और 3 डिग्री इधर। तो अब ये जो एक्सटेंट है वो लो हो गया हमारे पास, और सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग जो डिस्टॉर्शन है वो कम होता है। तो ये एक्सटेंट भी हमारे पास जो डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर देगा हमारे पास, ठीक है। तो इन द ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन द सिलेंडर टच एज एट 2 सेकेंड, सो देयर इज ए स्लाइट बल्ज इन द मिडल एट द सेंट्रल मेरिडियन। दिस बल्ज इज वेरी वेरी स्लाइट, सो स्केल फैक्टर इज ओनली 0.996। तो ये जो स्केल फैक्टर है वो सीकेंड पोर्शन से आया, क्योंकि हमें पता है कि ये मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, और हमारे पास ये जो सिलेंडर है सीकेंड पोर्शन पे, जहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो स्टैंडर्ड मेरिडियंस रहेंगे, ठीक है, ये सेंट्रल मेरिडियन जो रहेगा यहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलेगा, और वो ज़्यादा नहीं, कितना 0.996 रहेगा। अगर एक है तो हमारे पास सेंट्रल मेरिडियन में 0.996 उसका स्केल फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे पास सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग जो बल्ज रहता है वो बहुत कम रहता है इन केस ऑफ सीकेंट ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन में। तो ये चीज़ पूछी जाती है यहाँ पर, स्केल फैक्टर कितना रहता है, 0.996, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है एट द सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। Because each zone is big, UTM can result in significant errors as get further away from the center of the zone corresponding to the center line। तो UTM में जब 6 डिग्री का हम जोन लेके चल रहे थे तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट एरर देखने के लिए मिलता था, बट हम अगर सीकेंट का यूज करते हैं और सेंट्रल मेरिडियन का यूज करते हैं हमारे पास, तो जो डिस्टॉर्शन है वो कम देखने के लिए मिलता है। और स्केल फैक्टर कितना है, 0.996 है वहाँ पर इन द मिडल और 1 एट द सेकेंड। तो यहाँ पे तो वहाँ पर ट्रू शेप ट्रू स्केल रिप्रेजेंटेशन रहता है, बट सेंट्रल मेरिडियन में जो स्केल फैक्टर रहता है वो 0.996 रहता है वहाँ पास, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूटीएम इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मैपिंग, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। मैपिंग एप्लीकेशंस द वर्ल्ड ओवर व्हेन द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज फेयरली स्मॉल लाइक अ स्टेट। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटीएम का यूज किया जाता है। एक्यूरेसी जो होती है वो 1/2500 रहती है। और एग्जाम्पल है वहाँ पर इसका एप्लीकेशन का कि फॉर पोर्ट्रेइंग लार्ज लैंड यूनिट्स लाइक अलास्का और 48 स्टेट्स द प्रोजेक्शन इज यूजुअली यूज्ड लाइक अल्बर्ट्स इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। हमने देखा था कि कॉनिक प्रोजेक्शन में हमने देखा था इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में जो है वो इस टाइप का बनता है अल्बर्ट्स इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में, ठीक है। हमने ये किसके अंदर देखा था, कॉनिक प्रोजेक्शन के अंदर देखा था, जो कि सीकेंट का कॉन्सेप्ट दे रहा था वहाँ पर। तो सिमिलर है वहाँ पर अल्बर्ट्स इक्वल एरिया कॉनिक प्रोजेक्शन जो है वो इस सीकेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि फॉर पोर्ट्रेइंग लार्ज लैंड यूनिट्स अलास्का या फिर 48 स्टेट्स, स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूटीएम का यूज करते हैं।
तो हमने जो पहले देखा था यूटीएम से इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स देखे थे, इसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखा जो कि सेंट्रल मेरिडियन का कॉन्सेप्ट था। तो दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट फोकस है वो हमारे पास मेन पहले वाले में हमारे पास उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर जो है स्केल फैक्टर वो आपको याद रखना है 0.996। तो मेरा जो फोकस है वो गेट ज्योमेट्रिक्स है, उसी के बेसिस पर जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अपनी सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एमएसक्यू में मेनली कोई भी ऑप्शन में कोई भी बात डाल दी जाती है हमारे पास, और हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए एमएसक्यू के लिए, क्योंकि भले ही नेगेटिव मार्किंग ना हो लेकिन 0 मार्क हमें मिलता है अगर सभी ऑप्शंस को करेक्टली चूज नहीं किया गया तो, ठीक है। तो ये हमारे पास मैप प्रोजेक्शंस के बारे में था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टोपो सीट्स और टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में, ठीक है। अगर आज के वीडियो को पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।